हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई थी गुडविल की। उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली होगी और आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियोस को सीरियल ऑर्डर में देखते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो अपना नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और अपना दिमाग को भी रेडी कीजिए। तो सबसे पहले पढ़िए जरा, हमारा टॉपिक है क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, टॉपिक तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक को समझ तो लो कि है क्या, ये किस बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन से चैप्टर की? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर की बात की जा रही है कि जिस समय पार्टनर्स अपने आपस की रेशो चेंज करते हैं, उस समय जो बैलेंस शीट बनी होती है, उस बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी दिया हो सकता है। तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनकी की जानी है, ये वीडियो आज उसके बारे में है। मैं आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट की शक्ल दिखा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं किस बारे में कह रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी आपके सोचने में मदद करती हूँ। देखिए जरा, देखिए बच्चों, ये बैलेंस शीट मैंने आपके सामने रखी है। ये बैलेंस शीट में ये कुछ चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं, कुछ चीजें लायबिलिटी की साइड हाईलाइट की हैं और कुछ एसेट की तरफ हाईलाइट की हैं। ये मैंने करी क्यों है, आप सुनते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। इसमें लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स 50,000 रुपये। क्रेडिटर्स आपने पहले भी सुने हुए हैं कि क्रेडिटर्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये क्या होता है, ये अभी तक शायद आपने नहीं सुना। और जनरल रिजर्व क्या होता है, ये +1 में थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ये होता क्या है, अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कैपिटल ABC की दी हुई है ये सब। इसी तरीके से एसेट में देखो, बिल्डिंग दी हुई है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। ये नहीं आपने सुना होगा, ठीक है। मैं करती हूँ इसके बारे में आगे आपसे बात। आप देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि पार्टनर्स जो आपके ABC पार्टनर है, ABC, इनकी रेशो, पहली रेशो थी 5-4-3 की, लेकिन दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशो एज 1-1-1। उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हमारी रेशो जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। ये चेंज इन रेशो का क्वेश्चन है आपका। अब ये मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ कि रेशो चेंज वाली सिचुएशन में अगर आपको लायबिलिटी साइड कुछ रिजर्व्स दिए हुए हों, देखो देखो, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इस तरह के कुछ रिजर्व्स दिए हुए हों, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हो, इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, अभी मैं इसके सबके बारे में बात करूंगी। या फिर एसेट साइड ऐसा कुछ दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह, तो इनका क्या करना है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दोबारा से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखो बेटा, ये टॉपिक है हमारा आज का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि अगर पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है, जिस समय रेशो चेंज हो रही है, उस समय रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का क्या किया जाना है। तो पहले इनका किया क्या जाना है वो दूसरी बात है, पहले ये तो पता हो कि ये होते क्या हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो देखते हैं। देखो बच्चों, रिजर्व आपने पढ़े हैं, +1 में पढ़ी है इसकी थ्योरी। रिजर्व कितनी तरह के होते हैं? एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखा जाता है बिजनेस में, फ्यूचर में किसी भी अननोन यूज के लिए, तो वो आपका जनरल रिजर्व होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे इस समय कोरोना की वजह से बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं जिनको फेस कर पाना बिजनेसमैन के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन जितनी भी कमाई करता है उसे साथ ही खत्म कर देता है खर्च करके। अगर वो फ्यूचर के लिए कुछ भी ना बचाए, तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब वो किसका मुंह देखेगा?
तो हो जाएगी ना गलती, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट करके चला जाता है कि जैसे हम घर में भी तो कुछ अपने पैसे बचाकर चलते हैं, आज उन्हीं पैसों से तो हम लोग अपना गुजारा चला रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो। इस समय जो सिचुएशन है, इस समय वही पैसा जो हमारी गुल्लक में पड़ा था वो हमारे काम आ रहा है। इसी तरीके से बिजनेसमैन के पास भी कुछ पैसा जो है वो एक रिजर्व में रख दिया जाता है, जिसको किसी भी फ्यूचर के यूज के लिए, फ्यूचर में कोई भी ऐसी अननोन सिचुएशन आ सकती है, उसके लिए यूज किया जाता है। आप मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनते चले जाना, ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो जनरल रिजर्व उसे कहा जाता है कि जो जनरली किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और इसका नाम रिजर्व फंड भी हो सकता है। इसको जनरल रिजर्व कब कहा जाएगा और रिजर्व फंड कब कहा जाएगा, ये दोनों बात एक ही है। इसका मतलब क्या है? जनरल रिजर्व का मतलब है कि वो पैसा बिजनेस में ही है और उसे बस प्रॉफिट से सेपरेट करके रख दिया गया है। लेकिन अगर उसी पैसे को बाहर किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो रिजर्व फंड बन जाता है। तो बच्चों, चाहे जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, वो तो है तो आपके प्रॉफिट का ही हिस्सा जिसे आपने यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल रिजर्व। यानी रिजर्व दो तरीके के, एक तो जनरल रिजर्व और एक आपका रिजर्व फंड। तो रिजर्व की मैंने आपसे बात करी। रिजर्व कितनी तरह का बच्चों? दो तरीके का रिजर्व हो गया, एक तो जनरल रिजर्व हो गया और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। स्पेसिफिक रिजर्व कैसा? जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए अलग से रखा गया। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए ना अलग ये भी रखा है, ये भी रखा है। इसमें कोई स्पेशल पर्पस पहले से नहीं पता था, लेकिन इसमें पहले से वो पर्पस पता था कि किस किस पर्पस के लिए अलग रखा गया है। तो इसमें 1 और 1, 2 ये दो हो गए आपके स्पेशल पर्पस। ये देखो नाम लिखा हुआ है इसके साथ, मतलब इस रिजर्व के साथ स्पेशली कुछ नहीं लिखा, जनरल लिखा है। जनरल मतलब सामान्य संचय। और इसमें रिजर्व के साथ कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन दी गई है कि ये किस तरह का रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये दोनों रिजर्व्स किस तरह के होते हैं? ये दोनों रिजर्व हैं आपके, इसको रिजर्व या फंड कुछ भी आप बता सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि वो पैसा बिजनेस में से जो अलग रखा गया है किस पर्पस के लिए, कि अगर वर्कमैन, इसको हिंदी में बोलते हैं ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूटी आवर्स के दौरान, अगर आपके यहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके दौरान उनको कोई भी चोट लग जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए जो मालिक है वो जिम्मेदार होता है। तो वो एकदम से कहाँ से पैसा लेकर आएगा? तो वो इस फंड या रिजर्व को यूज करेगा। तो यूज कब करेगा? जब बना के रखा होगा तभी तो यूज करेगा ना। तो ये बनाते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, यानी स्पेशल किसी पर्पस के लिए। तो ये शायद पहला पर्पस आपको समझ में आ गया कि रिजर्व या फंड किस लिए बनाया गया था। वर्कमैन के लिए बनाया गया था कि अगर 1 साल के दौरान, ये हर साल जो होता है कुछ पैसे इसमें ट्रांसफर करते रहते हैं, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यही होता है कि जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए इकट्ठा किया जाता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की गई है जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब मार्केट जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है। जैसे शेयर मार्केट का आप एग्जांपल लीजिए। मान लेते हैं कि आपकी पार्टनरशिप फर्म ने, यानी कि सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया है कि जो सपोज कीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। अब शेयर्स की वैल्यू तो देखिए कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर शेयर्स खरीदे थे सपोज आपने 5 लाख रुपए के, और अगर उनकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो चुकी है, तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तब तो खुश होने वाली बात है। लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू कम हो जाए, जैसे इस समय अगर आप शेयर मार्केट का हाल देखें तो शेयर मार्केट में बहुत तबाही आई हुई है, बहुत ज्यादा रेट डाउन हुए हैं। आप किसी भी शेयर को देख लीजिए। तो सपोज कीजिए कि हमारी फर्म ने भी इन्वेस्ट कर रखा था 5 लाख रुपया, लेकिन अब वो कितना रह गया? सपोज करो कि 3 लाख रुपए रह गया, तो 2 लाख रुपए आपको नुकसान हो गया। तो वो नुकसान कहाँ से पूरा किया जाएगा? तो ये एक तरह से एक रिजर्व, एक तरह से गुल्लक रखी हुई है हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम की, कि वो नुकसान हम यहाँ से पूरा करेंगे। तो बच्चों समझ में आया आपको कि रिजर्व प्रॉफिट में से ही अलग रखा जाता है। जब किसी कोई स्पेशल पर्पस नहीं है तो वो जनरल रिजर्व है, और जब स्पेशल पर्पस है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर आपका होता है और आपकी बैलेंस शीट में इनमें से कोई सा भी रिजर्व आपको दिया हुआ है, तो उस रिजर्व का क्या करना है? रेशो चेंज हो जाएगी तो
हम अभी करेंगे बात बच्चे, करेंगे। अभी मैंने पूरी बात नहीं करी है। देखो हमारा टॉपिक क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड, मतलब इसमें से हमने किस किस के बारे में पढ़ना है। एक तो रिजर्व्स के बारे में, रिजर्व में आपको बता चुकी कि क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब मैंने बताना है आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिर मैं आपको बताऊंगी एक्यूमुलेटेड लॉसेज, यानी 3 टॉपिक हो गए हमारे रिजर्व में, आपको बता दिया। फिर मैं आपको बताऊंगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिर अगले उसमें बताऊंगी एक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो चलिए, अब आपको क्या लग रहा है, मुझे आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ। यस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बताना है। हाँ जी बच्चों, ऊपर हमारे 3 टॉपिक थे, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो रिजर्व आपको बता दिए। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, इसको 2 हिस्सों में मैंने बांट लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखो बच्चे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को दूसरे एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, या कई बार ये भी कहा जाता है कि खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका कोई बैलेंस नहीं दिया होता, तब भी इसका मतलब यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ये सब कुछ कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और ये जो रिजर्व्स थे ऊपर, ये भी आपके लायबिलिटी साइड शो किए जाएंगे, चाहे स्पेसिफिक हैं चाहे आपके जनरल रिजर्व हैं। ये लायबिलिटी साइड, ये आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ये लायबिलिटी साइड शो किए जाएंगे। ये 1 2 3 4 और एक ये हो गई 5। ये 5 चीजें, 1 2 3 4 और एक 5 नाम से कोई भी चीज होगी, ये लायबिलिटी साइड शो की जाएगी, क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी मानी जाती है। फर्म की लायबिलिटी कैसे मानी जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है कि ये तो कह दिया कि फर्म की लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, लेकिन ये लायबिलिटी में लिखी क्यों जाएगी। आपको एक बार को सोचने में लग रहा होगा कि ये तो आपकी एसेट है, जो हमारे गुल्लक में पैसे पड़े होते हैं, ये तो हमारी एसेट है, ये लायबिलिटी कैसे हो गई। तो बच्चे गौर से सुनिए आप, बैलेंस शीट किसकी बन रही है, फर्म की बन रही है, पार्टनर्स की अलग अलग नहीं बन रही। ठीक है, ये पार्टनर्स के लिए तो एसेट है, लेकिन फर्म के लिए तो लायबिलिटी है। ठीक है, जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, उसने किसके पैसे देने हैं, अगर ये लायबिलिटी है फर्म की, तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने किसी के पैसे देने हैं। ये तो किसके देने हैं, किसके हैं ये पैसे, पार्टनर्स के हैं भाई। आप खुद सोच कर देखिए कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, वो भी तो लायबिलिटी साइड लिखी गई है। वो पार्टनर्स ने तो फर्म से लेनी है ना, पार्टनर्स के लिए वो पैसे एसेट होंगे, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है आपको। तो जो ये रिजर्व्स होते हैं, ये भी फर्म ने पार्टनर्स के देने हैं। मान लेते हैं कि अभी की अभी कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसको ये पैसा उसे देना पड़ेगा, उसमें से जो उसका हिस्सा बनता है वो उसे अभी के अभी देना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात, इसीलिए लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि ये 5 चीजें जो हैं, ये लायबिलिटी साइड, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 5 ही आएगी, इनमें से 1 भी आ सकते, 2 भी आ सकते, 3 4 या कोई भी नहीं होगी, ये सारी भी हो सकती हैं या 2 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो इसके बारे में मैंने बात करी, ये लायबिलिटी साइड शो की जाएंगी। चलिए, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि एसेट साइड क्या शो किया जाएगा। देखिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये एसेट साइड शो किए जाएंगे। अब ये एसेट साइड किस किस नाम से शो किए जाएंगे, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि एसेट साइड क्यों शो किए जाते हैं। सुनिए, देखो इधर था लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इकट्ठा किया हुआ। इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट्स, यानी कुछ सालों से हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो पार्टनर्स में बांटा नहीं है, तो वो प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है। तो ये तो हो गया आपका इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। क्या इकट्ठा किया हुआ लॉस भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि जो लॉस था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट पहले नहीं किया गया, धीरे धीरे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस कहलाएगा। तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब यही है कि लॉस है। आप याद कीजिए, +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, अगर उसकी डेबिट साइड बड़ी आती है और क्रेडिट साइड छोटी आती है टोटल में, तो लॉस होता है ना। ये वही वाले लॉस की बात हो रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ शो किया जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन दोनों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ये सब जो नाम मैंने बोले हैं, ये होते क्या हैं? देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे हैं, तो वो खर्चों को नाम दिया जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। या आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा,
प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय जो है, देखो जब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो वो प्रॉफिट, तो जो खर्चे किए जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे हैं वो कहाँ, किसके गले डलेंगे वो खर्चे? अब बिजनेस के ही गले पड़ेंगे ना वो खर्चे भी। लेकिन वो कैसे पूरे किए जाएंगे? वो किसी एक साल में नहीं, बल्कि उनको एसेट साइड लिख दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि ये खर्चों को एसेट साइड क्यों लिखा जा रहा है, तो सुनिए आप मेरी बात। क्योंकि ये फिर से वही बात आ रही है, क्योंकि ये फर्म की एसेट है, क्योंकि ये पार्टनर से लिए जाने हैं। पार्टनर्स ने ये देने हैं लेकिन फर्म ने तो लेने हैं ना, इसीलिए ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखे जाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बता दिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या, कि जैसे एडवर्टाइजमेंट पे पैसा पहले ही खर्च कर दिया जा चुका है और उसका कुछ हिस्सा राइट ऑफ किया जा चुका है और कुछ हिस्सा इसका भी बैलेंस में पड़ा है, तो इस नाम से आपको कुछ जो बैलेंस होंगे ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो चलो बच्चों, अब इतनी मेरी बात पूरी हुई है कि यहां फिर से दोबारा ही आ जाती हूँ कि रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और लॉस की क्या ट्रीटमेंट की जानी है। तो बच्चों ये 1, 2, 3 टॉपिक हो गए ना, इन 3 को मैं अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। 3 को 2 हिस्सों में, देखो कैसे। कुछ चीजें वो हैं जो लायबिलिटी साइड दिखाई जाएंगी, इनमें से कुछ चीजें हैं जो एसेट साइड दिखाई जाएंगी। तो पहले मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ कि अगर लायबिलिटी साइड दिखाई जाएंगी वो कौन कौन सी है। देखिए, नंबर 1 हो गया जनरल रिजर्व। आपकी नोटबुक आपके पास है ना, आप नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए अपने पास। 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनमें से दोनों में से किसी भी एक नाम से आएगी। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटी साइड दिखाई जाएंगी। और इसमें से 1, 2, 3, चौथा ये नाम है, मतलब ये दोनों का इसी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आपकी एसेट में दिखाई जाएंगी। तो अब मैं बात करूंगी आपसे इन सब की, इन पांचों की, जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट बताए, इन सब की एक साथ बात करूंगी और इन सब की एक साथ बात करूंगी। ठीक है, मतलब अब मैं अपना टॉपिक जो अब स्टार्ट कर रही हूँ वो कौन सा होना चाहिए, ये लायबिलिटी की जो 5 चीजें हैं इसके बारे में मैं बात करूंगी कि इनका क्या करना है। हाँ जी बच्चों, जो ये मैंने लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपके दिमाग में भी यही चल रहा है ना। पहले मुझे यही बताना है ये कौन सी वाली साइड का है, लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी वाली साइड में जो आपको मैंने 5 चीजें बताई हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो चलो, आप रेडी है? तो चलिए समझते हैं। बच्चों जरा गौर करो, मैंने क्या कहा, इसके ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका करना क्या है। तो आप देखिए कि जब पार्टनर डिसाइड करें कि ये जो लायबिलिटी की तरफ जो हमारी गुल्लक के पैसे रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चीजें रखी हुई हैं, अगर देखो पार्टनर्स इसके मालिक हैं, पार्टनर्स जो चाहें, जो डिसाइड करें, उन वैसे ही करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहां क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया हुआ है। क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर्स? पहले नंबर पे पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये सारे प्रॉफिट्स हैं आपके, जो रिजर्व हैं, जो गुल्लक के पैसे हैं, एक तरह से कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपस में बांट देना है उनको, कि आज के बाद नई रेशो होगी तो नई रेशो के हिसाब से हम नई गुल्लक लगाएंगे, नए रिजर्व्स बनाएंगे, तो नए को नए के हिसाब से बांटेंगे और पुरानी है आज पुरानी गुल्लक एक तरह से तोड़कर जो पैसे होंगे वो आपस में बांट लेंगे हम। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि व्हेन डिसाइडेड टू बी ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, यानी कि अगर कहा जाए कि वो जो गुल्लक में पैसे पड़े हैं, यानी कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अभी मैं नीचे आपको एंट्री बता रही हूँ कि कैसे करनी है, बता रही हूँ, रुको। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा, स्पेशल कहा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि व्हेन डिसाइडेड नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, जब पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो गुल्लक को फोड़ना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि गुल्लक अपनी जगह एज इट इज बनी रहे, बस हम आपस में ही एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं बात को। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है इस बात को कि सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाएगी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, सुनिए।
देखो बच्चों, जरा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो भी है, 90,000 रुपये था। ठीक है, ABC की रेशो थी 4-3-2, ये पुरानी रेशो थी। आज के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि हमारी नई रेशो 1-1-1 हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब इन्होंने क्या कहा कि दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इस 90,000 को। देखो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, बट जाता वो 40,000 इसको मिल जाता, 30 इसको, 20 इसको, बात खत्म हो जाती। आज के बाद नई रेशो होगी तो नई सिरे से नई गुल्लक लगाई जाएगी, नया रिजर्व बनाया जाएगा, वो बात अलग हो जाती। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो देखते हैं कि इसको फायदा नुकसान क्या होता है। देखो, पुरानी रेशो के हिसाब से कि अगर इनकी रेशो 4-3-2 ही रहती और 90,000 रुपए में से ए का हिस्सा कितना होता जी, 40,000। आप निकाल के देख लो ना, 4/9, इसका 30,000, इसका 20,000, ये पुरानी रेशो के हिसाब से। लेकिन नई रेशो के हिसाब से अब ए को, बी को, सी को, तीनों को 30-30,000 रुपए मिलेंगे। तो क्या किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा? पड़ गया भाई। ए को पहले 40,000 मिलते थे, अब 30,000 मिलने लगे, तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, 10,000 का नुकसान हो गया ना ए को। बी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सी को पहले 20,000 मिल रहे थे, अब 30,000 मिल रहे हैं, तो सी ने गेन कितने का करा? 10,000 रुपए का गेन कर लिया सी ने। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि देखो बच्चों, कि जब उन्होंने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं बता रही हूँ अभी आपको कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर मना कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करने से, तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कैसे? स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, और स्टेप 2 पे एक आपको जर्नल एंट्री कर देनी है। जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे? देखो, ए ने सेक्रीफाइस करा है, सी ने गेन करा है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है? सी ने गेन करा है, रिसीव ये कर रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? ए है, अपना हिस्सा इसने इसको दिया ना। तो इस तरह से एक एंट्री कर दी जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री है ये। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है बच्चों, अब ये वाली बात हमारी रह गई कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन में से जो आपका बचा हुआ हिस्सा है, जैसे ये आपने वर्कर्स के लिए रखे थे 54,000 रुपए, मान लेते हैं कि उसमें से 50,000 रुपए वर्कर को कोई चोट लग गई, आपके खर्च हो गए, बाकी बचे 4,000 को आपने डिवाइड करना है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसमें से जो आपका यूज हो चुका है हिस्सा, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो खत्म ही हो गया। बाकी का बचे हुए पोर्शन को आपने यहाँ डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना। क्योंकि पुरानी रेशो में कहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पुरानी रेशो में ही बटेगा। नई रेशो तो आज के बाद होगी ना। ठीक है, तो इसे पुरानी रेशो में बांट दिया जाएगा। ये तो आपका था ये सारा ट्रीटमेंट, जो वो चीजों का जो लायबिलिटी साइड दिखाई जानी है। तो बच्चों, अब मैं आपको एसेट साइड जो चीजें दिखाई गई थी उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जस्ट इसका अपोजिट होगा उसमें। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसमें किस किस का नाम लूंगी मैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन दोनों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसे एक्यूमुलेटेड लॉस भी कहते हैं। इसमें भी सेम यही बात कि वांट टू डिस्ट्रीब्यूट यानी वांट टू ट्रांसफर या डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, बिल्कुल सेम यही बात। देखो, इसमें क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो गई है। उसमें क्या थी आपकी एंट्री, ये सारी चीजों को आपने डेबिट किया था, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, और इसमें आपने ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, और ये जो चीजें हैं ये आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब ये आपने इसको क्रेडिट कर दिया। कौन सी रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये उनसे लिया जाना है, इसलिए इनको ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दिया और इनको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ऐसी एडजस्टिंग एंट्री भी है, पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, और उसके बाद नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करेंगे, और एंट्री जो पिछली बार बताई थी उससे रिवर्स हो जाएगी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको देखना जारी रखते रहिए। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करते रहिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप अपना बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।